हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं नोबेल प्राइज़ के बारे में। अभी चिकित्सा में जो है 2023 का नोबेल प्राइज़ प्रदान किया गया है। तो पहले तो हम बात करते हैं नोबेल प्राइज़ की हिस्ट्री के बारे में, इसका इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में जो अभी पुरस्कार मिला है उसको जानते हैं। अल्फ्रेड नोबेल जो थे, उनके वसीयतनामे के अनुसार इस पुरस्कार का नाम रखा गया है। अल्फ्रेड नोबेल ने क्या किया था? डायनामाइट का आविष्कार किया था। ये पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले वर्षों में मानव जाति को लाभ देने के लिए काम किया हो। ठीक है। पहली बार ये पुरस्कार कब दिया गया था? तो 1901 में दिया गया था। 6 श्रेणियों में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है: भौतिकी, रसायन और फिजियोलॉजी या चिकित्सा। नेक्स्ट साहित्य और शांति। उसके बाद अर्थशास्त्र, जो कि स्वीडन के सेंट्रल बैंक द्वारा 1968 में स्थापित किया गया था। तो ये 6 श्रेणी हैं जिसमें ये पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार समारोह का आयोजन जो है हर साल दिसंबर में स्टॉकहोम, स्वीडन में किया जाता है। यहाँ पर एक नोट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि शांति पुरस्कार स्टॉकहोम समारोह में नहीं दिया जाता है, बल्कि यह हर साल जो है उसी दिन ओस्ले, नॉर्वे में दिया जाता है। प्रत्येक नोबेल पुरस्कार को एक सोने का पदक मिलता है, एक डिप्लोमा मिलेगा और एक मौद्रिक पुरस्कार मिलता है। नोबेल पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दे सकते हैं। साथ ही साझा रूप से अधिकतम 3 लोगों को ये पुरस्कार मिल सकता है। प्रथम भारतीय कौन थे जिनको ये नोबेल पुरस्कार मिला था? तो रविंद्रनाथ टैगोर। किस फील्ड के लिए मिला था? तो साहित्य के लिए मिला था 1913 ईस्वी में। ओके। नेक्स्ट, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला की अगर हम बात करें तो मदर टेरेसा थी। किसके लिए दिया गया था? तो शांति के लिए दिया गया था। कब? 1979 में। ये होगा आपका नोबेल प्राइज़ का बैकग्राउंड। अब हम बात करते हैं अभी की करंट अफेयर के बारे में। ठीक है, अभी चर्चा में क्यों आया है ये? तो देखिए, चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2023, ये हमारी हेडिंग है। चर्चा में क्यों? तो मेडिसिन या फिजियोलॉजी, शरीर क्रिया विज्ञान में वर्ष 2023 का नोबेल पुरस्कार कैटलिन कारिको और ड्रू बिसमैन। आप देख सकते हैं ये जो है कैटलिन कारिको है और ये ड्रू बिसमैन है। इन दो लोगों को ये पुरस्कार दिया गया है आरएनए के न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधन पर उनके कार्य के लिए। की शुरुआत में कोरोना महामारी देखने को मिली थी। उस समय जो है कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA वैक्सीन विकसित करने के लिए इन दोनों नोबेल पुरस्कार विजेताओं की खोज जो है बहुत महत्वपूर्ण रही थी। कैटलिन कारिको और ड्रू बिसमैन की खोज, क्या क्या चुनौतियां थी, क्या क्या कठिनाई को इन्होंने समझा, उसको बात करते हैं। इस अनुक्रिया से संभावित रूप से हानिकारक दुष्प्रभाव हो सकते हैं, इन्होंने ये बताया। और टीके की प्रभावकारिता कम हो सकती है। कोशिकाओं में भारी पदार्थों का पता लगाने की अंतर्निहित क्षमता होती है। डेंड्राइटिक कोशिकाएं जो हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, उनमें इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड mRNA को बाहरी पदार्थों के रूप में पहचानने की क्षमता होती है। इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड में, ठीक है, mRNA को जो बाहरी पदार्थ है उसको पहचानने की क्षमता होती है, जिससे एक अनुक्रिया शुरू होती है। फिर बात करते हैं हम इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड mRNA क्या होता है? तो यह एक प्रकार का सिंथेटिक आरएनए है जिसे प्रयोगशाला में डीएनए टेम्पलेट और आरएनए पॉलीमरेज का प्रयोग करके उत्पादित कर सकते हैं। इसका यूज कर सकते हैं हम आरएनए अनुसंधान में, टीके में और प्रोटीन निर्माण में। नेक्स्ट, कैटलिन कारिको और ड्रू बिसमैन के द्वारा जो खोज की गई वो क्या है? तो कारिको और बिसमैन ने अपनी खोज में ये प्राप्त किया कि डेंड्राइट कोशिकाएं इन विट्रो ट्रांसक्राइब्ड mRNA को बाहरी या विदेशी के रूप में पहचानती हैं, उन्हें सक्रिय करती हैं तथा सूजन संबंधी संकेत जारी करती हैं। कारिको और बिसमैन ने यह जानने का प्रयत्न किया कि स्तनधारी कोशिकाओं के mRNA के विपरीत डेंड्राइटिक कोशिकाओं ने mRNA को विदेशी या बाहरी रूप में क्यों चिन्हित किया। ठीक है, ये बताते हैं। स्तनधारी कोशिकाएं क्या होती हैं? तो यूकेरियोटिक कोशिकाएं हैं जो पशु जाति से संबंधित होती हैं। इसमें एक केंद्रक होता है और अन्य मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं। ठीक है, इन्होंने उन्हें यह समझने में मदद की कि mRNA के इन दो प्रकारों के गुण निश्चित ही विभिन्न हैं। नेक्स्ट,
प्रमुख खोजें क्या क्या हैं, तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड की तरह जो आरएनए में भी 4 बेस होते हैं, ए, यू, जी और सी, ये 4 बेस होते हैं आरएनए में भी। ठीक है। कारिको और बिस्मैन ने ये पाया कि स्तनधारी कोशिकाओं के प्राकृतिक आरएनए के बेस में अक्सर रासायनिक बदलाव होते रहते हैं। उन्होंने यह अनुमान लगाने की कोशिश की लैब निर्मित एमआरएनए में इन बदलावों के न होने की स्थिति में सूजन संबंधी अभिक्रियाएं हो सकती हैं। इसका परीक्षण करने के लिए उन्होंने अद्वितीय रासायनिक परिवर्तन वाले विभिन्न एमआरएनए वेरिएंट का निर्माण किया, डेंड्राइटिक कोशिकाओं में उनको बांटा। उनके निष्कर्ष के अनुसार एमआरएनए में बेस परिवर्तन करने से सूजन संबंधी अभिक्रियाएं काफ़ी कम हो गईं। इस खोज ने एमआरएनए की चिकित्सा क्षमता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला तथा कोशिकाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के एमआरएनए की पहचान करने तथा उसके साथ अभिक्रिया को समझने में मदद की। 2008 और 2010 के अध्ययनों से ये पता चला कि बेस संशोधन के साथ एमआरएनए ने प्रोटीन उत्पादन में वृद्धि की। यह प्रभाव प्रोटीन उत्पादक एंजाइम की सक्रियता में कमी से संबंधित था। ठीक है, तो ये सब था आपका इम्पोर्टेंट खोजें। तो आपके लिए यहाँ पर याद करने के लिए जो चीज़ है वो ये है, ये चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो नोबेल पुरस्कार है इसका बैकग्राउंड क्या था। तो ये 2 चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए, जो आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी आप इसको चाहें तो भूल भी सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अदरवाइज़ थोड़ा टिपिकल होगा क्योंकि टेक्निकल लैंग्वेज है। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जो है 4 अक्टूबर को एक नई वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।